नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आप देखेंगे 7 जनवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन होगा और आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे क्लास को ध्यान पूर्वक आपको देखना है। अच्छा, एक जरूरी बात यहां पर यह भी है कि अब जो 2026 में हम लोग इंटर कर चुके हैं, तो 2025 तक जिस भी रूप में आपने प्रिपरेशन किया है उसे भूल जाइए। मतलब यहां पर प्रिपरेशन को नहीं भूलना है, बल्कि प्रिपरेशन किस आधार पर आपने किया था उसे भूल जाइए। एक फ्रेश शुरुआत कीजिए, एक नई कॉपी तैयार कीजिए, वहां पर तमाम चीजों को नोट कीजिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो एप्लीकेशन से पीडीएफ को आप मंथली वाइज डेली वाइज वहां से प्राप्त कर पाएंगे। मतलब एक स्ट्रक्चर वे में अपनी प्रिपरेशन को एकदम बढ़ाइए ताकि एग्जाम में आपको सफलता मिले। मतलब यहां पर सुनियोजित तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है और हम तो आपके साथ हैं ही। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि निम्न में से किन्हें हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसका था पीवी सिंधु। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, ये तो डेली वाला आप देख रहे हैं, लेकिन मंथली करंट अफेयर्स का ये 45वां मंथ का ये वीडियो है दिसंबर 2025 का। इसे जरूर देखिएगा। कम से कम जो आपके आने वाले दिनों में अभी 2-3 महीने में बिहार में जो एग्जाम आयोजित होंगे, उन सारे एग्जाम को लेकर 2025 का जो पिछले 12 महीने का संग्रह है, वो तमाम क्लासेस को आपको देखना है। इससे बेहतर जो संग्रह है आपको नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और मैं आपको सामने से बोल रहा हूं, इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। समय निकाल के जरूर देख लीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली एक पीडीएफ आया था जनवरी से दिसंबर 2025 का, एक कंप्लीट पीडीएफ है जिसमें बिहार स्पेशल का मतलब तमाम प्रश्नों को हमने कवर किया है और डिटेल में सारे तथ्यों को इसमें समाहित किया है। मतलब ये वन लाइनर नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू आधारित नहीं है, बल्कि इस सीरीज की जो विशेषताएं हैं, जो पिछले 1 साल हमने रेगुलर आपको पढ़ाया है, उसका संग्रह है। और समय के साथ जो चीजें पुरानी हुई है उसको हमने अपडेट कर दिया। ये हिंदी भाषा में के लिए उपलब्ध है, रेडी टू प्रिंट है और पेज की संख्या 152 है। इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोबारा कुछ भी पढ़ने की बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए आइए अगले यानी कि पहले प्रश्न पे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा के 1996 बैच के वरिष्ठ अधिकारी मुकेश सिंह, जो बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, इनको किस क्षेत्र का पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी नियुक्त किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में अभी जो नियुक्ति हुई इनकी, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं मुकेश सिंह। नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि लद्दाख के। और मेरे ख्याल से शायद ये पहली बार है, मैं इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद ये पहली बार है जब बिहार से संबंधित किसी शख्स को यहां पर लद्दाख में इस पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, इनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी आपको दें उनसे पहले मुकेश सिंह को आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मुकेश सिंह को लद्दाख का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये बिहार के बेगूसराय जिले का गांव है मंझोल, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आप में से कोई अगर बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं या फिर इस गांव को जानते हैं तो जरूर बतलाइएगा। अच्छा, मुकेश सिंह की बात करें तो इन्हें 2 बार, आपको ध्यान रखना, गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है। वीरता पुरस्कार से इन्हें 2 बार राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये चीजें फिलहाल अभी खबरों में है, लेकिन दोस्तों एक जानकारी हम आपको यह भी देना चाहेंगे कि वर्तमान में बिहार पुलिस महानिदेशक कौन है, तो विनय कुमार है। अच्छा, एक और विनय कुमार अभी हाल ही में खबरों में है, उसको लेकर भी हम जानकारी देंगे जो बिहार से ही संबंधित है। तो अभी वर्तमान में बिहार के डीजीपी विनय कुमार है। दिसंबर 2024 में उन्हें नियुक्त किया गया था। वे 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी है और उन्होंने पूर्व डीजीपी आलोक राज का स्थान लिया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अभी एक जानकारी, चूंकि लद्दाख की बात हुई तो एक जानकारी स्वरूप इस वाले पॉइंट को ध्यान से आपको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जम्मू कश्मीर
और लद्दाख में इसे बदला गया था। और ऐसे में यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहाँ पर यहाँ विधानसभा भी है, और उसका दूसरा खंड जो लद्दाख बनाया गया यहाँ पर विधानसभा नहीं है। मतलब 2 मतलब इसमें विभाजित किया गया था केंद्र शासित प्रदेश में, और यह 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हुआ था। अब यहाँ से कई सारे सवाल, चाहे वो डेट आधारित हो या फिर और भी कई रूप में, यहां से सवाल एग्जाम में बने हैं और बनने की संभावना भी है। आइए उन तमाम चीजों को एक नजर हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कब ये खास करके पुनर्गठन किया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को। दोस्तों यहां पर देखिएगा वो तमाम चीजें हमने अच्छे से लिखा है, ये वाले पॉइंट में वही सारी जानकारी दोहराई गई है। यहां पर बात हम करेंगे सतपाल मलिक की, चूंकि ये बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं। अभी देखिएगा इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1946 में 24 जुलाई को हुआ था। वे भारतीय संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद का ये निचला सदन है और ये उच्च सदन है राज्यसभा, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसके सदस्य रह चुके हैं। अभी देखिएगा वे 2018 से 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे और वे जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे। वीवीआई पॉइंट है। और 5 अगस्त 2019 को उनके ही कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 370 हटाया गया था, जो इसका प्रावधान है उसे समाप्त किया गया था, जो भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा फैसला था। और दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5 अगस्त को जब ये चीजें हुई थी इनके कार्यकाल में, तो इसी दिन यानी कि 5 अगस्त को 2025 में अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो यहां से चीजों को रिलेट कीजिएगा। अभी जो बात हम कर रहे हैं आर्टिकल 370 की, तो 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में 370 लागू किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 21 में धारा 370 के बारे में वर्णन मिलता है। ये तमाम चीजें इससे संबंधित है। और जो अभी हम आपको ये जानकारी दे रहे थे कब से प्रभावी हुआ, तो ये तमाम बातों को ध्यान आपको रखना है। अच्छा, चूंकि बात यहां पर राज्यपाल की हो रही है, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं, जो आप यहां पर बिहार से संबंधित तथ्यों में देख रहे हैं। दोस्तों राज्यपाल से संबंधित कई सारी जानकारी है जो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इन तमाम बिंदुओं को एक नजर देखने का प्रयास कीजिएगा। मेरे दृष्टिकोण से ये सभी पॉइंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अभी जो विनय कुमार की हम बात कर रहे थे, एक और विनय कुमार है। पहले प्रश्न को देखिए कि बिहार कैडर के 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को किस केंद्रीय जांच एजेंसी में नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में बिहार पुलिस मुख्यालय में आईजी और आईजीएसटीएफ के पद पर कार्यरत है। देख लीजिए यहां पर बात हो रही है 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने जो विनय कुमार डीजीपी को लेकर बात किया था 1991 बैच के थे। अभी दोनों को आप देख लीजिए, ये जो विनय कुमार की हम बात कर रहे हैं यहां पर इस प्रश्न से संबंधित है, जबकि डीजीपी ये है। ठीक है, दोनों को आप यहां पर देख लीजिए। तो फिलहाल अभी जो खास करके नियुक्ति किया गया है, राइट आंसर होगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत सरकार की कई सारी एजेंसियां हैं या फिर और भी कई, ये तो जांच एजेंसी है, लेकिन खुफिया एजेंसी जो होती है उसको लेकर थोड़ी चीजों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको हम अगले प्रश्न में देखेंगे। फिलहाल ये ध्यान रख लीजिए कि यही वो विजेता बैच है करंट अफेयर्स का, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन, जो करंट अफेयर्स का कंप्लीट कवरेज है, यहां से आपको मिलता है। कोई भी मटेरियल अलग से लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे मटेरियल नोट्स आदि होते हैं वो इसी कोर्स में आपको मिल जाता है। चलिए फिलहाल हम सेशन में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अभी जो हम जांच एजेंसियों को लेकर बात कर रहे थे वो आने वाले 2-4 प्रश्न के बाद हम देखेंगे। फिलहाल यहां पर देखिएगा ये तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि COP17 का आयोजन करेगा। देखिएगा ये जो सम्मेलन है ये किस पर आधारित है, तो जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी पर आधारित है। तो अभी जो 2026 में इसका जो मेजबानी है, जो आयोजन है, वो करेगा आर्मेनिया, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझिएगा। ये हम बात कर रहे हैं
कॉप 17 की जैव विविधता पर आधारित। इसको लेकर जानकारी यहां पर यह है कि आर्मेनिया 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि कॉप 17 की मेजबानी करेगा, जो अक्टूबर में जो राजधानी है यहाँ की येरेवान, यहीं पर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, यह सम्मेलन कुनमिंग मॉनिट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, जो एक प्रकार का समझौता है, इसके कार्यान्वयन की पहली वैश्विक समीक्षा करेगा। इस दौरान इस चीज को ध्यान आप रखेंगे। और आपको यहाँ पर जो हम खास करके एक समझौता को लेकर जो बात कर रहे हैं, कुनमिंग मॉनिट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, ये 2022 में अपनाया गया था, जिसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक विश्व के जैव विविधता संरक्षण को मजबूती करना या फिर मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। दोस्तों, यहां पर ये जो लोगो आप देख रहे हैं, इसका यह सम्मेलन का लोगो आर्मेनियाई तितली प्रजाति, जिसका वैज्ञानिक नाम यहां पर लिखा गया है, इसी से प्रेरित है, जिसका नारा है प्रकृति के लिए कार्यवाही। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। पोलियोमेटस और उसके बाद है इरी वेनसिस, ऐसे करके एक नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। और इसी से ये प्रेरित है, जो लोगो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक नारा भी इसका दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश मेजबानी करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो एक समझौता को लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया है, इसे एक अलग पॉइंट से यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। देखिए, कुनमिंग मॉनिट्रियल, जो आपको यहाँ पर दो नाम दिख रहा है, दरअसल ये सार है। प्रारंभिक जो वार्ता है, ये कुनमिंग चाइना में हुआ था इस समझौते को लेकर, और अंतिम स्वीकृति जो मिला या फिर जो वार्ता हुई, मॉनिट्रियल कनाडा में भी, जो आप यहां पर इस रूप में जानते हैं, एक वैश्विक समझौता यानी कि ग्लोबल फ्रेमवर्क है, जिसे कि दुनिया के देशों ने मिलकर जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी को बचाने और पुनर्स्थापित करने के लिए अपनाया है। तो इसी रूप में अभी हाल ही में सम्मेलन आर्मेनिया में आयोजित होगा जैव विविधता पर। दोस्तों, अभी कुछ चीजों को लेकर और हम चर्चा करेंगे, लेकिन बात अगर बायोडायवर्सिटी की यानी कि जैव विविधता की हो चुकी है, तो बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क कहां पर है, तो बिहार के अररिया जिले में है। अररिया जिले में कहां, तो कुशियार गांव पार्क नाम से इसे जाना जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए यहां पर अगले पॉइंट पे, इसी में हम चर्चा करेंगे कॉप 31 के। ये जो सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना जलवायु परिवर्तन पर आधारित है, लेकिन अभी जो हमने इसको देखा है, ये जैव विविधता पर आधारित है। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 31वां संस्करण कॉप 31, ये अभी हाल ही के दिनों में खबरों में है। आपको ध्यान रखना है 2026 में इसके मेजबान देश के रूप में तुर्की को आधिकारिक रूप से चुना गया है। देखिए, बड़े बड़े देश जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया सहित कई दावेदार थे, जिन्हें पीछे छोड़ते हुए तुर्की ने इसको हासिल किया। यानी कॉप 31 की जो मेजबानी है, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, उसकी मेजबानी तुर्की करेगा। अच्छा, इससे पहले 30वां कौन किया था, तो दोस्तों 30वां जो सम्मेलन था कॉप 30 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में हुआ था। ये चीज ध्यान रखिएगा। और कॉप 30 जो 2 होगा, जो 2027 में आयोजित होगा, इसकी मेजबानी अब जो है इथोपिया को सौंप दिया गया है। इथोपिया की जो राजधानी है अदीस अबाबा, यहीं पर इसका आयोजन होना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इनसे जुड़े हुए तथ्य एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कॉप 31, कॉप 30 और 32 इस समय काफी ज्यादा खबरों में है, ध्यान रखिएगा। और लगे हाथों भारत के संदर्भ में यह भी ध्यान रखिए कि भारत पहली और एकमात्र बार 2002 में जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, इसका खास करके एक प्रकार से मेजबानी किया था। और ये कौन सा संस्करण था, तो 8वां संस्करण था कॉप। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का ये 8वां एडिशन भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्लियर है इतनी बातें। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। देखिए, दुबई में आयोजित विश्व खेल शिखर सम्मेलन 2025 यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के दौरान ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। दोस्तों, यहां पर जो विकल्प आपको दिख रहा है, राइट आंसर होगा यहां पर विकल्प नंबर सी, यानी कि नोवाक जोकोविच को अभी हाल ही में विश्व खेल शिखर सम्मेलन
जो यहाँ दुबई में आयोजित हुआ था, इन्हें सम्मानित किया गया है। इसी चीज की जानकारी यहाँ पर है कि ये जो विश्व खेल शिखर सम्मेलन का आयोजन है ये दुबई में, ये 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत किया गया। ये खेल पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है और 13वां संस्करण के तहत अभी हाल ही में ये आयोजन हुआ था। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सम्मेलन में वैश्विक खेल जगत में असाधारण योगदान देने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और यहीं पर सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो हम बात कर रहे हैं नोवाक जोकोविच की, नोवाक जोकोविच के नाम एक रिकॉर्ड है जो अब तक सबसे अधिक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। और यह पुरुष एकल टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का एक रिकॉर्ड है। अब सवाल यहां पर यह है कि सर ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ये बहुत लोग जानते हैं, इसे आसान शब्दों में समझिए। यहां पर हमने इसे लिखा भी है कि कोई खिलाड़ी जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं, जो टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर यूएस ओपन, अगर एक वर्ष में कोई खिलाड़ी ये चारों टूर्नामेंट को जीत लेती है तो वैसी स्थिति में उसे कहा जाता है ग्रैंड स्लैम विजेता, यानी ग्रैंड स्लैम कहकर संबोधित किया जाता है। तो इतनी जानकारी क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और ये तमाम जो पीडीएफ है, जैसा आप हूबहू यहां पर देख रहे हैं, डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का जो विजेता बैच है एप्लीकेशन पे, वहां से आप प्राप्त कर पाएंगे। इसका मंथली संग्रह भी मिलता है, ईयरली वाला भी मिलता है, जो आपको रेगुलर हम देते आए हैं 2022 से। अभी आइए 5वें प्रश्न पे। देखिए, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी लगभग 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? देखिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये चीजें कुछ दिन पहले भी खबरों में रहे थे। दोस्तों अभी इसका जो राइट आंसर है, ये जापान को पीछे छोड़ते हुए यह चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। अब ये तमाम बिंदुओं की जानकारी यहां पर आपके बीच है। हालिया जारी एक सरकारी विज्ञप्ति यानी कि प्रेस रिलीज के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत की जो जीडीपी है वर्तमान में 4.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो गौरव है वो हासिल कर लिया है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है चाइना, फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर इस समय है जर्मनी, चौथे स्थान पर भारत और 5वें स्थान पर खिसक गया कौन? तो जापान। ये चीज ध्यान रखिए। सरकार ने यह भी आकलन किया कि भारत 2030 तक जर्मनी को भी पीछे पछाड़कर ये तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। हालांकि दूसरा और तीसरा स्थान जो क्रमशः चाइना और अमेरिका का है, ये बहुत ही आगे है। ये पहले ही दूसरे स्थान पर नहीं है, पहले दूसरे स्थान पर नहीं, बल्कि स्थान के साथ साथ जो फासला है वो बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा है। और वहीं पर जर्मनी की अगर तुलना करें तो उतना ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो है, लेकिन उस स्तर पर नहीं है कि पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। ये चीज ध्यान रखिएगा। दोस्तों भारत ने सितंबर 2022 में जो आंकड़े कहते हैं आईएमएफ के, चीजें हमने पहले भी पढ़ा है, बात 2022 में क्लासेस में आपको दिखेंगे। उस समय ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। इसमें आईएमएफ जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के अनुसार भारत 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि इस संदर्भ में यहां पर भारत सरकार का मानना है 2030। तो ये चीजें दोनों अनुरूप यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे थे, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, भारत और जापान, ये चीजें यहां पर हमने लिख भी दिया है। अच्छा, ये जो जानकारी है, जो जापान को पीछे छोड़ते हुए ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अभी बन चुकी है। दोस्तों ऐसी जानकारी को लेकर जो आकलन था आईएमएफ का, वो पिछले साल ही आया था, वो चीजें हमने आपको बतलाया था, उसकी जानकारी यहां पर अच्छे से हमने मेंशन कर दिया है। ये चीजों को आप देख सकते हैं। अप्रैल 2025 में, मतलब ये खास करके ये दावा किया गया था आईएमएफ की तरफ से, तो वो चीजें हमने तभी भी पढ़ाया था, लेकिन पुनः से ये हम आपको दिखला रहे हैं। यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में अराइज हो सकते हैं। अभी एक प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी सामने आई है, तो पुनः से चीजें अभी खबरों का विषय है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है
तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अर्थव्यवस्था की संरचना से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अब ये सवाल किस रूप में होता है, एक नजर इसको देखने का प्रयास करिएगा। जनरली अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो 3 भाग में है, मतलब 3 तरह के: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन आदि करना होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों के एकदम सीधा उपयोग पर आधारित होता है। द्वितीयक क्षेत्र होता है मतलब वस्तुओं का विनिर्माण क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि विद्युत उपकरण का निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग आधारित उत्पाद। जबकि तृतीयक क्षेत्र होता सेवा प्रदाता क्षेत्र, उदाहरण के लिए परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार आदि। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इन सारे का एक अहम रोल होता है। लेकिन दोस्तों उन सभी में द्वितीयक क्षेत्र का रोल जो होता है वो कहीं और बेहतर होता है। तो ये चीजें आप सभी को ध्यान रखना है। ये 3 मतलब क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था की संरचना में देखें तो, और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें कौन द्वितीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है या फिर कौन द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। तो जब ये परिभाषा इसका आप याद रखेंगे तो सवाल एकदम झटपट बनेगा, एकदम मस्त बनेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एकदम ये चीजें याद आपको रखनी पड़ेगी, तभी तो मजा आएगा चीजों को मतलब हल करने में। एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र को देखते ही वो हल हो जाएगा। पसंद आ रहा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों सहपाठियों के बीच जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने आई स्टेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी आंखों की देखभाल के लिए किस शहर में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यहां पर देखिए एक शब्द छूटा हुआ है, यहां पर लॉन्च होगा LAUNCH। तो यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी। अभी हाल ही में ये दिल्ली में किया गया है, तो विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये किसके साथ भारतीय सेना ने मिलकर किया है, तो आई स्टेंट के साथ। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फिलहाल इतनी ही जानकारी है और इस तरह का पहली बार प्रयोग या फिर पहली बार पहल जो है वो भारत में हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इस साल 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार भारतीय सेना का पशु दस्ता शामिल होगा। बताएं कि इसका नेतृत्व जो है वो कौन करेगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर यहां पर आप देखेंगे विकल्प नंबर ए हो जाएगा, कैप्टन हर्षिता। इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर है कौन सा, तो कैप्टन हर्षिता इस प्रश्न का यहां पर करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, इसी में कई सारी जानकारी है जो हम देखेंगे। फिलहाल पशु दस्ता ये पहली बार परेड में शामिल होगा, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। 2026 में 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और परेड में भारतीय सेना में जो शामिल पशु हैं, मतलब देखिए विभिन्न कार्य होते हैं जैसे कि जो डॉग स्क्वाड होता आदि तमाम चीजें, यहाँ पर वो घोड़े आदि सभी चीजों को एक प्रकार से शामिल किया जाएगा पशु दस्ते में। ये एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक अलग प्रकार का पहल है जिसका नेतृत्व कैप्टन हर्षिता के नेतृत्व में हो, मतलब इनके नेतृत्व में ये होगा, और जो इस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों यहां पर यह कदम जो है सेना की पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए उठाया गया है। इस दस्ता में आप देखेंगे घोड़े और अन्य सैन्य जानवरों को मतलब सामूहिक प्रदर्शन को उसका दिखाया जाएगा। इसमें ये तमाम चीजें एक यूनिक रूप में आप देख रहे हैं, प्रश्न में ये आपसे पूछा जा सकता है, फिलहाल इसको ध्यान रखिए। लेकिन गणतंत्र दिवस की बात हो रही है तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस जो परेड है वो नई दिल्ली के इरविन स्टेडियम, जिसे अब कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र स्टेडियम, यहीं पर आयोजित हुआ था। पहली बार जब यह आयोजित हुआ था तो वो उस समय राजपथ पर नहीं हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसे कि अभी कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। तभी उस समय 1950 में पहली बार यहां पर हुआ था। हालांकि राजपथ पर यानी कि कर्तव्य पथ पर जो गणतंत्र दिवस परेड हो रहा है वो 1955 के बाद से हो रहा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 1955 में जो मुख्य अतिथि थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, अब उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। लेकिन 1950 में जो पहला गणतंत्र दिवस ये जो हम बात कर रहे हैं ये राजपथ पर जो आयोजित हुआ था, वहां पर
पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। लेकिन 1950 में जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया था और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। दोस्तों अब पुनः से देख लीजिए 2025 में जो 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाया गया, ये इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। तो ये चीजें यहां से रिलेट कीजिएगा। हालांकि मुख्य अतिथि से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चीजें हमने देखिए अच्छे से भी यहां पर लिखा भी है। यहां पर देख लीजिए कंप्लीट जानकारी है 23, 24, 25 और ये 26 वाला जो होंगे ये उर्सुला वान डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष एवं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये 77वें गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि हैं। और ये पहली बार है जब यूरोपीय संघ के शीर्ष दोनों नेताओं को इस समारोह में शामिल करने को लेकर आमंत्रण दिया गया था और उन्होंने रिसेंटली स्वीकार भी किया है। तो ये चीजें हमने आपको पढ़ाया था। ये तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। बड़ा मजा आ रहा है जब इस चीजों को इस तरह से आप देखते हैं। चीजें जब एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है तो आपके लिए चीजों को याद रखना भी आसान होता है। चलिए अब यहां पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अंतरिम प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया, जो हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने सदानंद वसंत डेट का स्थान लिया है। देखिए इनका नाम क्या है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा राकेश अग्रवाल, जिन्हें अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया। जो किसी विभिन्न पदों पर जो नियुक्ति होती है वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन दोस्तों यहां पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात हो रही है। लेकिन खुफिया एजेंसी को लेकर जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बतला रहे थे कि वो जानकारी आइए अब हम देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर देख लीजिए जो विभिन्न देशों की प्रमुख खुफिया एजेंसी उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र है, वो चीजों को आप यहां पर देख रहे हैं। दो तरह की खुफिया एजेंसी लगभग देशों में कार्य करती है। एक होता है विदेशी खुफिया एजेंसी और एक होता है आंतरिक खुफिया एजेंसी, जिसे देशी भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा भारत में दो खुफिया एजेंसी हैं। एक तो है RAW यानी कि रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और दूसरा है IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो IB जो है ये आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है, जबकि विदेशी खुफिया एजेंसी है रॉ। उसी प्रकार अमेरिका का CIA और FBI। दोस्तों इसमें एक नाम दिखेगा इजराइल का मोसाद, ये बड़ा ही ताकतवर माना जाता है। ये विदेशी खुफिया व विशेष ऑपरेशन करती है। ये चीजें ध्यान रखिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है ISI यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, विदेशी और आंतरिक खुफिया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मोसाद कई बार खबरों का विषय रहा। एक बार तो एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा भी गया है और भारत के संदर्भ में तो चीजें आपको याद रखनी ही रखनी है। चलिए ब्रिटेन का है M16 और M15 या फिर 16 नहीं MI6 और MI5, ये ध्यान यहां पर आपको रखना है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न यहां पर आप देख रहे हैं कि गोवा राज्य में हाल ही में, ये प्रश्न क्या है कि हाल ही में नया जिला बनाया गया, इसका नाम क्या है और यह डैश के नाम पर आधारित है। जो नया जिला उसका नाम है कुसावती, जो एक प्राचीन नदी है, इसी के नाम पर आधारित है। इसमें दो सवाल है। नया जिला का नाम है कुसावती और जो यहां पर पूछा गया कि यह डैश के नाम पर है तो एक नदी के नाम पर है। तो विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों अब तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं उत्तरी गोवा और यहां पर दक्षिणी गोवा। लेकिन दोस्तों यहां पर उसी चीज को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि नया जिला बनाया गया कुसावती को, जो कि प्राचीन कुसावती नाम पर आधारित है, जो दक्षिण गोवा में बहती है। यानी कि जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है इसी में, ये दक्षिणी क्षेत्र में ये बहती है। अब यहां पर ये ध्यान रखिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से अब यहां पर 3 जिले हैं और ये 3 जिले कौन कौन से हैं, तो पणजी, मडगांव और कुसावती। ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये पणजी है, ये जो एरिया आप दिख रहा है आपको ये मडगांव है। मतलब ये पूरा दक्षिणी गोवा की बात कर रहे हैं और ये उत्तरी गोवा यहाँ पणजी की स्थिति को दर्शाता है। तो इसी में शायद यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये पश्चिमी गोवा में ही ये नया जिला बना है कुसावती। ये चीज ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में 18 नहीं बल्कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था, जो 1961 में पुर्तगालियों का शासन यहां पर समाप्त हुआ था, जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। इसके फलस्वरूप इसकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है।
आज़ादी के बाद तक 1961 तक यहाँ पर पुर्तगाली शासन कायम रहा था और भारतीय सेना ने इसे समाप्त किया। किस ऑपरेशन को संचालित कर? तो ऑपरेशन विजय। ये चीज को ध्यान रखिए, मतलब इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख या फिर उप मुख्य, अर्थात यहाँ पर उप प्रमुख अर्थात वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है और उन्होंने किनका स्थान लिया है? देखिए, अब तक जो उप प्रमुख थे भारतीय वायु सेना के, वो बिहार के नर्मदेश्वर तिवारी थे और यही यहाँ पर देखिए सभी विकल्पों में से यही विकल्प में है और ये इन्होंने इनका स्थान लिया है नर्मदेश्वर तिवारी का। नई नियुक्ति हुई है नागेश कपूर की। तो ऐसे में विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वो तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई है कि बिहार के नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान उन्होंने लिया है। 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए नागेश कपूर अब नए भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद जो अप्रैल में हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच बिहार के नर्मदेश्वर तिवारी को वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया था। वे सिवान जिले के मूल निवासी हैं। दोस्तों, ये तो चीजें अभी हाल ही में खबरों का विषय है ही है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही साथ वर्तमान में तीनों सेना प्रमुखों की बात करें तो 30वें थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख हैं जो 26वें नंबर के डी के त्रिपाठी यानी कि दिनेश कुमार त्रिपाठी और 28वें नहीं, यहां पर 27वें नंबर के जो प्रमुख हैं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है, यानी कि एपी सिंह भी इन्हें कहा जाता है। तो इतनी बातों को यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है। अच्छा, एक बार कमेंट करके बताइए कि चीजें पढ़ने में मजा आ रही है, जिस अनुसार जिस रूप में जिस वे में हम आपको दे रहे हैं, क्या आनंद आ रहा चीजों को देखकर पढ़कर? चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि छोटे अपराध जैसे कि नियम तोड़ना या फिर कोई छोटा मोटा विवाद है, मतलब इस तरह के छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए कहां पर जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दिया गया है? दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस समय रेखा गुप्ता है, इन्हें आप यहां पर देख रहे हैं। तो अभी हाल ही में ये जो जन विश्वास बिल 2026 को मंजूर दिया है, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने, और ये क्या है वो चीजें यहां पर आप देख रहे हैं। ज्यादा डीप में जाने की यहां पर जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पे आइए कि बताएं कि 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया और किस संगठन का 68वां स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया गया है? 1 जनवरी 2026 को अगर आप विकल्पों को देखेंगे तो विकल्पों में वैश्विक परिवार दिवस ये दिन मनाया गया है और डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। तो ये चीजें अभी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, डीआरडीओ से संबंधित एक प्रश्न था, कल वाले वीडियो में भी हमने इसको लेकर जानकारी आपको दिया था। तो फिलहाल इतनी बातें आज के क्लास में आप ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं आज के इस क्लास के प्रश्न की ओर, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। अभी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन की नियुक्ति हुई है? क्रम के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो पटना हाई कोर्ट के ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, और इन्होंने जो स्थान लिया है वो पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी का स्थान लिया है। अब ये इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों, ये वाला पीडीएफ आप लोग हर हाल में डाउनलोड कीजिए। इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट भी करना है। जो लोग विजेता बैच एप्लीकेशन पे लिए हुए हैं करंट अफेयर्स का, ये वाले बैच की हम बात कर रहे हैं, उनको अलग से इस पीडीएफ को लेने की जरूरत नहीं है। इसी कोर्स में आपको ये पीडीएफ अपडेट कर दिया गया है। आप वहां पर जाके इसको डाउनलोड कीजिए। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप लोग संपर्क कीजिए। तमाम इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिलती है। जो भी जानकारी है, जो भी कंप्लेन है, आप वहां पर उसका समाधान आदि प्राप्त कर पाएंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप चाहे 72 बीपीएससी या फिर बीपीएससी एडीओ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, इसके अतिरिक्त बीपीएससी मेंस का हमारा जो कोर्स चल रहा है, ये फिलहाल नए साल के कारण बंद था, लेकिन रेगुलर रहेगा। इसको आप लोग ले सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, वो भरपूर रूप में अच्छी तरीके से मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।